हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माय नेम इज राखी ए निर्वाल। सो बेटा, मैं यहाँ पे आप लोगों का प्लेसमेंट का कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। देखो, जब भी कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग में स्पेशली एडमिशन लेता है तो उसका एक मेन टारगेट होता है, एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फोर्थ ईयर के आते आते उसको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। क्योंकि जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं बेटा, तो प्लेसमेंट के लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं। सबसे पहले कि एक प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए आपके पास एक अच्छे से बना हुआ रेज्यूमे होना चाहिए जिसके शॉर्ट लिस्टिंग के हाई चांसेस हो। तो आपको वो रेज्यूमे कैसे बनाना है उसमें मैं आप लोगों की हेल्प करने वाली हूँ। सेकेंड होता है हमारे पास एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, क्योंकि आप अगर एज अ फ्रेशर कहीं भी अप्लाई करते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज का जो क्राइटेरिया होता है उसमें होता है आपके पास एप्टीट्यूड एग्जाम। थर्ड आता है बेटा आपके पास में टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स के लिए आप अपने कोर कंसेप्ट की जो भी कोर सब्जेक्ट की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो प्रिपरेशन आप अपने अच्छे से करते रहिए, ठीक है। अपने कोर सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करते हुए आपकी टेक्निकल नॉलेज वहाँ पर अच्छे से तैयार हो जाएगी। और इन सब के बाद आपका आता है मॉक इंटरव्यू। सो अगर मैं अपनी प्लेसमेंट के लिए बातें करें कि हम अपनी प्लेसमेंट की जर्नी को कैसे स्टार्ट करेंगे, सो बेटा आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन को मैं यहाँ पर, चाहे देखो आप ऑन कैंपस के लिए ट्राई कर रहे हो चाहे आप ऑफ कैंपस के लिए ट्राई कर रहे हो, क्योंकि हम केवल ऑन कैंपस पे रिलाई नहीं कर सकते। हमें अपने हर एक जितना भी जितनी भी अपॉर्चुनिटी है हर एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है। तो चाहे आपको ऑन कैंपस जाना हो चाहे आपको ऑफ कैंपस जाना हो, आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में ये कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो बेटा आपकी प्लेसमेंट की जर्नी को मैंने यहाँ पे 5 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तैयार करेंगे, जिसमें मैं आपको मैथ्स नहीं सिखाने वाली, क्योंकि मैथ्स आप लोगों को ऑलरेडी आता है ना। आप लोग 12th पीसीएम से करके आए हो अच्छे से, तो 12th की मुझे कोई आपकी मैथ्स की कोई टेंशन है ही नहीं। हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे अपने एप्टीट्यूड सेक्शन की। विद इन द 10 सेकेंड्स, विद इन द 20 सेकेंड्स हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मॉड्यूल में हम अपना लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे कवर करेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग, ये कंप्लीट पार्ट रहेगा। मॉड्यूल 3 में हम लोग फोकस करेंगे अपना वर्बल एबिलिटी पर। मॉड्यूल 4 जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन रिज्यूमे बिल्डिंग, क्योंकि आजकल बेटा आपका मोस्टली अगर आप कंपनीज देखते हैं जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं, ईदर फॉर द इंटर्नशिप और फॉर द प्लेसमेंट, रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग आपका फर्स्ट क्राइटेरिया बहुत सारी कंपनीज में रख दिया गया है। तो रेज्यूमे आपको कैसे बनाना है इसमें मैं आपको 1-to-1 भी गाइड करूंगी। आपका जो मेंटरशिप के लिए जब आप 1-to-1 मेंटरिंग होगी तो उसमें आपका रेज्यूमे पर्सनलाइज्ड कि आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है और आपको अपना रेज्यूमे अच्छे से एक ATS फ्रेंडली रेज्यूमे आपको कैसे बनाना है। एंड अगेन द लास्ट पार्ट होगा आपके पास में मॉक इंटरव्यू एंड HR प्रिपरेशन, क्योंकि आपने रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, आपने एप्टीट्यूड सेक्शन क्लियर कर लिया है, आपने टेक्निकल राउंड क्लियर कर लिया है, तो आप अगर मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट में, कि आप अपने इंटरव्यूज में कैसे कॉन्फिडेंटली अपनी नॉलेज को शो कर सकते हो और कैसे कॉन्फिडेंटली आपको आंसर देना है, वो सब की प्रिपरेशन हम लोग मॉड्यूल 5 में करेंगे। तो ये आपका पूरा एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन का जर्नी होने वाला है। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करती हूँ तो हमारे पास में आज का जो सेशन है ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फर्स्ट सेशन होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में जो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास यूनिट 1 है, दैट इज द नंबर सिस्टम। हाँ, बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा आ सकता है कि नंबर सिस्टम क्यों, क्योंकि नंबर सिस्टम बेटा आपका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बनता है और इसका कंसेप्ट आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री कहीं पर भी इसका कंसेप्ट यूज हो सकता है। तो नंबर सिस्टम के आई विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 सेशंस एंड उसके साथ साथ आप लोगों के कुछ एडिशनल सेशन हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे। तो नंबर सिस्टम में बेटा यूनिट 1 नंबर सिस्टम में लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो हमारा आज का टारगेट रहेगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज बेटा हम सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स पे। ये एक वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम नंबर्स को पूरा समझ लेते हैं, पूरा ज्ञान होता है, बट कहीं ना कहीं हम नंबर्स को
कैटेगराइज करने में प्रॉब्लम हो जाती है और हम छोटी सी मिस्टेक से, माइनर सी मिस्टेक से हम अपनी प्लेसमेंट से एक कदम दूर चले जाते हैं। क्योंकि अभी जैसे आपका मार्च से जो आपके TCS NQT के एग्ज़ाम चल रहे थे बेटा, आपके इन्फोसिस के जो ऑफ कैंपस के लिए एग्ज़ाम्स थे या फिर आपका Amazon HCL, उन सब में देखा गया है कि आपके पास नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के अंदर रियल, इमेजिनरी, रैशनल, इरेशनल, डेसिमल, इंटीजर्स, इवन, ऑड, को, प्राइम, कंपोजिट, ये सब कवर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिकनेस क्या होगी, आपके हमारे जितने भी सेशंस हैं उनकी यूनिकनेस है कि मैं आपको टॉपिक वाइज PYQs भी कवर कराऊंगी कि आपके TCS, इन्फोसिस, एक्सचेंजर, कैपजेमिनी, विप्रो, IBM, Amazon, इन सब कंपनीज में एज अ फ्रेशर आपके पास इन टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं कराने वाली कि आपने पूरा चैप्टर कर लिया और लास्ट में देख रहे हैं 2-4 क्वेश्चन, नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे इन्फोसिस में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, इरेशनल नंबर, तो इसी तरीके से मैंने टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन डाले हुए कंपनी के नेम के अकॉर्डिंग। लाइक जैसे TCS NQT में निंजा टेस्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया, विप्रो में, एक्सचेंजर, तो ये सब आप देख सकते हो। तो इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस बेटा मैंने यहाँ पे आपके इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से पेशेंटली आपको लेक्चर को कंप्लीट करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप पूरे जितने भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जितनी भी प्रैक्टिस शीट आपको दी जाएगी, उसके बाहर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रिलीजियसली उसको फॉलो करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आ जाता है आपके पास में क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स। तो जब हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सबसे पहले उसको कैटेगराइज करने की बात करें तो मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर से। आप लोग बोल सकते हो कि मैम क्या कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेसमेंट के एप्टीट्यूड एग्जाम में आता है? क्योंकि आपने तो कहा मैथ्स तो आता ही नहीं है, हम लोग तो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करेंगे। बेटा कैटेगराइजेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आप कोई रियल और इमेजिनरी नंबर को प्लस या माइनस करके लिखने का ट्राई करोगे, वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। एक आपके पास देखो, जो आप सोशल मीडिया पे इधर उधर ग्लैमर वाली दुनिया में एक लाइफ देखते हो, जो रियल लाइफ, जिसको हम इमेजिनरी लाइफ सोचते हो आप, और एक होती है आपकी रियल लाइफ। बेटा रियल लाइफ और इमेजिनरी लाइफ को जब भी आप कंबाइन करने का ट्राई करोगे तो लाइफ में कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो वही केस नंबर्स का है, वही सिनेरियो नंबर्स का है कि जब आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को प्लस करो या माइनस करोगे तो आपके पास जो नंबर बनेगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे आप एग्जांपल्स के लिए देख सकते हो, मैंने लिखा 2 + 3i, बस इसको ऐसे लिख के छोड़ना होगा। आपने लिखा यहाँ पे 5 - 2i, इसको ऐसे लिखकर ही छोड़ना होगा। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समझ में आ गया कि रियल को और इमेजिनरी को कंबाइन करने का ट्राई करोगे इधर इन द मैथ्स और इन द रियल लाइफ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कैटेगराइज करूं बच्चा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। एक होगा आपके पास में रियल नंबर और एक होगा आपके पास में इमेजिनरी नंबर। अब सबसे पहले इमेजिनरी को समझ लेते हैं। इमेजिनरी, मैंने यहाँ पे आई लिखा है ना, आयोटा, इस आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। ये आपने स्कूल टाइम में भी अच्छे से किया होगा। ये मेरा एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत फेवरेट टॉपिक होता था स्कूल में, काफ़ी इजी भी है। तो आई आपको कितना समझना है एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव से कि आयोटा, आई का अगर स्क्वायर करोगे तो दिस इज -1। रियल में तो हम क्या बोलते हैं कि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। लेकिन अगर हमारे पास आई स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू आपके पास -1 होगी। दैट्स वाई दिस इज द इमेजिनरी नंबर। तो अगर आप आई की वैल्यू लिखते हो, सो आई की वैल्यू इज √(-1). तो बेटा अगर कहीं भी आपको रूट के अंदर नेगेटिव दिखेगा, कहीं भी आपको रूट के अंदर अगर नेगेटिव दिखता है तो वो आपके पास में एक इमेजिनरी नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बोलो √(-2), √(-3). आप ऐसा नहीं बोल सकते कि √(-4) का मतलब है -2, नहीं, गलत हो जाएगा। √(-4) इज √(-4).
तो अगर किसी भी नंबर में रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो आपके पास एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। मैम समझ में आ गया यहाँ तक की कहानी कि अगर हमारे पास रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है बेटा वो सब कुछ रियल है। बस रूट के अंदर नहीं, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल, जो भी कुछ नंबर आपने अभी तक देखे होंगे एक्सेप्ट द अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव लिखा, उसके अलावा सब कुछ रियल। आई थिंक यहाँ तक का थॉट क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए तो नंबर सिस्टम के आगे के टॉपिक्स ईजी हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट क्लियर? हाँ मैम, इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर मतलब रूट के अंदर नेगेटिव छोड़ दो। तो अगर हम रियल नंबर को कैटेगराइज करें तो रियल नंबर को वी विल ब्रेक इनटू द टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज द रैशनल नंबर एंड सेकेंड इज द इरेशनल नंबर। अब बेटा रैशनल नंबर की देखो, मैं जब भी स्टूडेंट से पूछती हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है तो स्टूडेंट बोलता है कि मैम रैशनल नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q कांट बी जीरो। बेटा सिंस 2014 आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, बट आज तक किसी स्टूडेंट ने मुझे एक प्रॉपर डिटेल वे में नहीं बताया कि व्हाट इज द रैशनल नंबर। हमेशा एक ही आंसर आता है, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p by q, q कांट बी जीरो। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत हो, आप सही हो, बट उसे शायद से और थोड़ा सा डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। तो जब भी हम रैशनल नंबर की बात बोलते हैं तो रैशनल नंबर को बेटा मैं यहाँ पे टू टाइप से ब्रेक करती हूँ। पहला, या तो आपके पास रैशनल नंबर होंगे कोई भी ऐसा फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन विच इज टर्मिनेटेड, अ फ्रैक्शन विच इज टर्मिनेटेड, मतलब कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसको एंड किया जा सके, जिसको टर्मिनेट किया जा सके, जिसका एक एंड फिक्स हो, उसको आप लोग रैशनल नंबर बोलोगे। जैसे आप सिंपल बोल दीजिए, मान लो मैंने बोला 15.825 इरेशनल नंबर है, मैंने बोला कि 1/8 दिस इज 0.125, या फिर मैंने बोला 100/4 दिस इज 25। तो all these are the rational number। तो या तो रैशनल नंबर ऐसा होगा बेटा जिसका एक एंड फिक्स होगा, जिसको आप टर्मिनेट कर सकते हो, कोई भी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू, उसको आप लोग रैशनल नंबर बोलोगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू, तो या तो ये होगा या फिर अ फ्रैक्शन विच इज नॉन टर्मिनेटेड। अगर बेटा आपके पास कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, देन क्या होना चाहिए, देन इट शुड बी इन रिकरिंग फॉर्म। तब ये आपके पास एक रिकरिंग फॉर्म में होना चाहिए, एक रिपीटेड पैटर्न में वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 100/3, तो आप बोलोगे मैम दिस इज 33.3333333 एंड सो ऑन। तो इसका एंड फिक्स नहीं है, बट ये आपके पास डेसिमल के बाद एक वैल्यू रिकरिंग फॉर्म में जा रही है 333333 एंड सो ऑन। मान लो आपने लिखा 1/11, या फिर आपने यहाँ पे लिखा, जैसे सिंपल अगर मैं बोलूँ 1/9, तो अगर आप 1/9 लिखते हो तो दिस इज 0.11111 एंड सो ऑन। तो दिस इज ऑल्सो द रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जो बेटा ना तो टर्मिनेट हो, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रही है, लेकिन डेसिमल के बाद एक पैटर्न फिक्स होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ ऐसा हो, मान लो आपने लिखा 15.878787, दिस इज ऑल्सो द रैशनल नंबर, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक रिकरिंग फॉर्म में जा रही है, ये भी डेसिमल के बाद एक पैटर्न को फॉर्म कर रही है। तो अगर डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट है वो एक पैटर्न फॉर्म कर रही है, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 23.875, सो दिस इज ऑल्सो द रैशनल नंबर।
तो मैम अब हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम दो कैटेगरी में बता देंगे, या तो पहला होगा कि वो आपके पास टर्मिनेट हो जाना चाहिए, और अगर कोई फ्रैक्शन टर्मिनेट नहीं हो रहा है देन वो रिपीटेड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद वैल्यू आपकी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करनी चाहिए। आप बेटा यहाँ पे एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल सकते हो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्पेशली स्टूडेंट्स हो तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है अभी, तो आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि बार बार आप लंबी लंबी वीडियो तो नहीं देखोगे। तो अगर आपके पास नोट्स होंगे तो लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर सकते हो। और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को नोट्स बनाने ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। लेक्चर को अच्छे से अटेंड करो, नोट्स बनाओ, लास्ट मोमेंट पे एक बार फटाफट रिवीजन कर लो, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो आई थिंक रैशनल नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, तो रैशनल नंबर को क्लियर करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेटा इरेशनल नंबर। मैं पूछूं इरेशनल नंबर क्या है? मैम जो रैशनल नहीं है, नॉन रैशनल नंबर आर द इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या सिर्फ इतना कहने से और इतना समझने से काम चल जाएगा कि व्हाट इज द इरेशनल नंबर? सो इरेशनल नंबर होते हैं बेटा आपके पास कोई भी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, कोई भी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू, अ फ्रैक्शन which is non-terminated and non-repeated। तो ना तो आपके पास ये वैल्यू टर्मिनेट होनी चाहिए और ना ही आपके पास रिपीट होनी चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद कोई भी पैटर्न को फॉलो ना करे, उसको हम लोग बेटा इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सबका फेवरेट नंबर पाई की वैल्यू बेटा 3.1412 एंड सो ऑन। लाइफ ऑफ पाई मूवी देखिए, लाइफ ऑफ पाई मूवी में वो ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिखता जाता है, कहीं पर भी एंड नहीं होगा। तो अगर कोई भी आपके पास ऐसा फ्रैक्शन है विच इज नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटेड, उसको आप लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। जितनी भी आपके पास सर्ट्स होती है, लाइक आपने बोला √2 की वैल्यू 1.412 एंड सो ऑन, आपने बोला √3 का वैल्यू 1.732 एंड सो ऑन, आपने बोला एक्सपोनेंट का वैल्यू 2.7231 एंड सो ऑन। सो ऑल दीज आर द इरेशनल नंबर, क्योंकि बेटा ना तो इनका एंड फिक्स है और ना ही ये कहीं पर जाकर रिपीट होगी, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। और जो बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, बहुत ज़्यादा लाइक स्टिक होता है, आगे उसका कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, क्योंकि उसने सिंपल बोल दिया कि ना तो मैं टर्मिनेट होऊंगा और ना ही मैं रिपीट होऊंगा, तो मैं भाई कौन हूँ? मैं इरेशनल नंबर हूँ। आई होप यहाँ तक क्लियर है बेटा। माइंड में बनाते हुए चलना। कॉम्प्लेक्स था, रियल था, इमेजिनरी था, अब हम रियल नंबर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब जब हम लोग अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ साथ में ये देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बेटा आपके पास इन्फोसिस, आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्फोसिस कैसी कंपनी है, राइट? तो इन्फोसिस आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का टारगेट भी होगा। तो इन्फोसिस में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि नंबर सिस्टम का ना क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन बनता है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टेटमेंट वाला बनेगा क्लासिफिकेशन से। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आपके पास क्या होता है मैम? इरेशनल नंबर होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ना तो उसका एंड फिक्स होगा और ना ही वो रिपीट होगी। √36 तो 6 होता है ना, तो ये तो आपके पास रैशनल है। 0.125 एंड फिक्स है, उससे आगे कुछ है ही नहीं, रैशनल है। 3/8 का वैल्यू 0.375 होता है, ठीक है, तो ये भी एंड फिक्स है। √5 का वैल्यू बेटा √5 आपके पास प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो वो तो ऑब्वियसली एक सर्ट्स बनती है। अगर आपको सर्ट्स का आइडिया नहीं है टेंशन मत लेना, नंबर सिस्टम में वो भी कवर किया गया है। सो √5 का वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड होगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आपके पास सर्ट्स ही होंगी, उनको कभी भी आप कहीं पर भी जाकर एंड नहीं कर सकते। अब सोचो कितना टाइम लगेगा, 5 लिखा है ना, 5 सेकंड से भी कम टाइम का क्वेश्चन है, और ऐसे क्लिक करके आप इन्फोसिस के मैसूर वाले कैंपस के थोड़े नज़दीक जा सकते हो। बहुत प्यारा कैंपस है बेटा,
अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है ना तो प्लीज गूगल कर लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार कैंपस है मैसूर वाला, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है इन्फोसिस की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर। रैशनल √7 प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, इरेशनल नंबर होगा, नॉन एंडिंग, नॉन मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। √2 भी नहीं होगा, इरेशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है 0.375, क्योंकि 0.375 का एक एंड आपके पास फिक्स है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल और इरेशनल पे आपके पास क्वेश्चंस बन गए हैं। अब बेटा क्लास को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हम लोगों ने गेटवे क्लासेस ने आपके बैच लॉन्चेस किए हैं। फर्स्ट ईयर के लिए आरंभ बैच, सेकंड ईयर के लिए उड़ान बैच और थर्ड ईयर के लिए कॉम्बो बैच। और अगर कोई फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है तो उसके लिए एक मतलब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए भी सेपरेट है, फोर्थ ईयर के लिए एक सेपरेट बैच है, क्योंकि फोर्थ ईयर के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम रह जाता है। तो आप इन बैच में अगर एनरोल करते हो, जैसे आरंभ बैच अगर आप 2.0 लेते हो बेटा, तो इसमें सारे सब्जेक्ट का कॉम्बो रहेगा। और जो मेरी पूरा प्लेसमेंट का कोर्स है, जो मैंने 5 मॉड्यूल आपको बताए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, रेज्यूमे बिल्डिंग सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप एंड मॉक इंटरव्यूज, वो सब भी आपका उसमें इंक्लूड होगा विद द अपडेटेड क्वेश्चंस, जो आपके जैसे अभी टीसीएस के, इन्फोसिस के, इन सबके जो एग्जाम्स चल रहे हैं अभी एचसीएल के, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं वहां पे अपडेट करती रहूंगी आप लोगों के लिए। तो आपको एकदम अपडेटेड बैच के साथ अपडेटेड डेटा मिलेगा। सिमिलरली जैसे मैंने बोला सेकंड ईयर के लिए बेटा उड़ान बैच है 2.0, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स फोर्थ भी होगा और इसके साथ साथ मेरा प्लेसमेंट का पूरा कोर्स भी रहेगा। और अगर हम यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए बात करें तो कॉम्बो पैक, और कॉम्बो पैक में भी ये सारे आपके कोर्स सब्जेक्ट्स के साथ मेरा प्लेसमेंट का पूरा फुल मतलब जो आपकी पूरी प्रिपरेशन चलिए एंड टू एंड, फिर मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो पूरा कोर्स आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्लीज बेटा आप अपने बैच को अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपने मतलब सोचा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हमने समझ लिया कि रैशनल क्या है, हमने समझ लिया कि इरेशनल क्या है। अब उसके बाद बेटा जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का फर्दर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। तो आपके पास रैशनल नंबर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज द डेसिमल एंड सेकेंड इज द इंटीजर। डेसिमल वैल्यू आई होप शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी रैशनल नंबर जो डेसिमल में है तो वो आपके पास डेसिमल वैल्यूज होगा, आप कोई भी लिख लीजिए। आपने लिखा 14.34 डेसिमल वैल्यू है, आपने लिखा 2.56 डेसिमल वैल्यू है, आपने लिखा 13.333 डेसिमल वैल्यूज है, आपने लिखा 14.987 ये भी आपके पास डेसिमल वैल्यूज है। सो आई होप डेसिमल क्लियर है। यस मैम, बहुत सिंपल सी बात है, पॉइंट में जो भी वैल्यू होगी वो डेसिमल होगा। इंटीजर नॉन डेसिमल वैल्यू, यही सोच रहे हो? हाँ, मतलब आप लोग गलत नहीं हो, इंटीजर है तो इंटीजर आपके पास नॉन डेसिमल वैल्यू है। पर क्या इतने कहने से काम चल जाएगा? नहीं। ठीक है, आपने बोला इंटीजर। इंटीजर बेटा देखो, कई बार अलजेब्रा में क्वेश्चंस बनते हैं कि x का आंसर नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये सब कुछ हमें डिटेल में पता होगा तो शायद क्वेश्चन में गलती नहीं होगा। तो अगर मैं इंटीजर को क्लासीफाई करूं तो इंटीजर मैंने बोला कि आपके पास नॉन डेसिमल वैल्यू होगी, मतलब जो पॉइंट में नहीं होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे बेटा इंटीजर। अब इंटीजर में मैं यहाँ पे इसको क्लासीफाई करती हूँ बेटा 3 पार्ट में, मतलब मैथमेटिशियन ने जिन्होंने क्लासीफाई किया है, मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। इसको बेटा 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर। आप लोग बोल रहे होंगे 0 क्या है? नेगेटिव इंटीजर नहीं है। 0 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। नहीं बेटा, आपके पास जो 0 है ना, 0 को चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपके पास जो 0 है, 0 आपके पास नीदर पॉजिटिव, आपके पास नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, 0 ना तो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही आपके पास नेगेटिव इंटीजर है। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 अप टू माइनस का इनफाइनाइट, ऑल दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स।
-1, -2, -3, -10, -15, आप कहीं तक भी जाओगे, नॉन डेसिमल वैल्यू जो नेगेटिव है वो आपके पास नेगेटिव इंटीजर होगी। वेरी सिंपल, यस मैम। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं बेटा, तो पॉजिटिव इंटीजर आपके पास मैम 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट होगा, तो वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो बेटा नेगेटिव इंटीजर -1 to 3 अप टू इनफाइनाइट, पॉजिटिव इंटीजर 1 to 3 अप टू इनफाइनाइट, तो वो हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो को मैंने बोल दिया कि भाई देख जीरो को ना सेपरेट रखो, है ना, जीरो दिया मेरे भारत ने, तो ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है। तो जीरो को अगर कई बार बोलता है कि x शुड बी द पॉजिटिव इंटीजर, जीरो नहीं काउंट होगा, x शुड बी द नेगेटिव इंटीजर, जीरो काउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा आप नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, मैं इसको दूसरे पेन से ले लेती हूं, अगर आप नेगेटिव इंटीजर और जीरो को कंबाइन करते हो, अगर आप नेगेटिव इंटीजर और जीरो को कंबाइन करते हो तो इसको आप बोलोगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, कि भाई मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं नॉन पॉजिटिव हूं, क्योंकि जीरो ने कहा था मैं पॉजिटिव नहीं हूं, और अगर मैंने उसको नेगेटिव के साथ लगा दिया तो वो नॉन पॉजिटिव बन गया, ठीक है। और अगर मैं जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को कंबाइन करूं तो ये बन जाएगा आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब मैं नॉन नेगेटिव हूं, पॉजिटिव तो हूं ही, लेकिन मैं क्लियरली नहीं बोल, डिप्लोमेटिक आंसर कर दो ना, ठीक है, कि मैं आपके पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हूं। क्लियर? तो आपके पास में नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, तो मैम फिर तो यहाँ पे भी लिख दो ना कि जीरो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और जीरो को आपके पास, जीरो को बेटा आप नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हो, जीरो को बेटा आप नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। मैं अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगी कि आपके टीसीएस में, अमेजोन, एचसीएल, एक्सचेंजर, कैप जेमिनी, विप्रो, इनमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए क्लासिफिकेशन से, ठीक है। यहाँ तक का फंडा एकदम क्लियर है, ठीक है। बीच में पानी वानी पीने मत जाना, कभी पता चला वीडियो को पॉज कर देते हैं, आराम से फ्रिज में ढूंढते हैं कि क्या रखा है, सिंगल गो में क्लास को कंप्लीट करना सीखो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक अच्छे से कैंपस में जाके ट्रेनिंग करनी है और फिर एक अच्छे से बढ़िया से ऑफिस में बैठ के काम करना है, तो चीज़ों में थोड़ा सा मेहनत करेंगे। चलो आगे आगे मूव करते हैं। अब बेटा उससे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि हमने नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले मैं क्लासिफाई करती हूँ यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो नहीं काउंट किया मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, मतलब 1 2 3 सो ऑन। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को एक दूसरा नाम, जैसे हर इंसान के दो दो नाम भी हो जाते हैं ना, तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का एक नाम और है, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर इज द नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा आपके 1 से स्टार्ट होंगे, तो 1 से लेके अप टू इनफाइनाइट। तो पॉजिटिव इंटीजर को बच्चा आप डिवाइड करोगे डिफरेंट पार्ट्स में, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट एंड को प्राइम। आई थिंक इवन एंड ऑड सबको क्लियर है बचपन से, जब थोड़ा सा हमें ज्ञान है कि जब हमने मैथ सीखा था तो हमें इवन एंड ऑड सिखा देते। आजकल तो मैं अपने बच्चों की वो देखती हूँ बुक्स, नर्सरी बच्चे की बुक में लिखा हुआ है कि इवन एंड ऑड नंबर्स, नर्सरी, हमारे जमाने में नहीं था ये सब कुछ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक बार अपना जमाना रिवाइज कर लेते हैं। तो इवन नंबर क्या है? इवन नंबर को बेटा आप लोग बहुत सारी कैट बोलते हो कि मैम शुड बी एंड विद 0 2 4 6 8। मैं अगर बहुत सिंपल बोलूं, शुड बी डिविजिबल बाई 2। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, दैट इज द इवन नंबर, दैट्स इट, खत्म कहानी। जैसे आपके पास भाई कोई भी नंबर ले लो आप, 2 4 6 8 कुछ भी नंबर्स लो, तो ऑल दीज आर द इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। मैम ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स में नॉट डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, उसको आप लोग ऑड नंबर्स बोलोगे, लाइक 1 3 5 7 17 19
21, कोई भी नंबर अगर आप लेते हो जो आपका 2 से डिवाइड नहीं है, दैट इज द ऑड नंबर। बचपन से सीखा है तो इसमें तो मुझे आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं लगाना। बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर बड़े खूबसूरत से नंबर होते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट से नंबर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं केवल 2 नंबर से डिवाइड हो सकता हूं, केवल 2 से। वो भी 2 भी कौन कौन? एक तो 1 और एक खुद। और मुझे कोई ऐसा नहीं है जो मुझे कोई ब्रेक कर सके। सो बेटा अगर बनना है ना तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है प्राइम नंबर जैसा बनो, आपको कोई ब्रेक ही ना कर पाए। 1 तो ठीक है, 1 ब्रेक करके करेगा भी क्या, वही सेम ही नंबर देगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन भी सेम ही देगा, रिमाइंडर देगा नहीं, और वो सेम नंबर ही रहेगा। मतलब 1 आपको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है बट इट इज गिविंग द सेम नंबर, एंड बाकी आप तो खुद ही हो। तो आपकी हिम्मत को, आपको अगर कोई ब्रेक कर पाए तो वो आप खुद होने चाहिए। तो अगर बनना है तो प्राइम नंबर की तरह बनो। तो मैं हूं प्राइम नंबर जिसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो प्राइम नंबर को अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली बोलते हैं तो मैथमेटिकली हो जाता है विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, उसको आप लोग बोलते हो कि वो प्राइम नंबर है। कि मैं या तो खुद से डिवाइड हो सकता हूं या केवल 1 से डिवाइड हो सकता हूं, तो मैं प्राइम नंबर हूं। मैथमेटिकली यू कैन से अ नंबर विच हैज ओनली द 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास बेटा 2, 3, 5, ठीक है, आपके पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ऑल दीज आर द प्राइम नंबर, क्योंकि वो 1 और खुद से डिवाइड होंगे। ठीक है, यहां तक की बात आपके पास में क्लियर हो गई। अब यहां पे आने के बाद में अगर हम आगे बात करें, कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। अच्छा मैम आपने बोला जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि प्राइम के 2 फैक्टर थे और कंपोजिट के 2 से ज्यादा होंगे। मैंने कहा यस। तो मैम इसकी डेफिनेशन तो हम खुद बता देंगे। व्हाट इज द कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर विच हैज एट लीस्ट, ठीक है, विच हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, जिसके बेटा एट लीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए। मतलब 1 खुद के अलावा एक और ऐसा एक्स्ट्रा नंबर होना चाहिए जो आपको डिवाइड कर सके, दैट इज द कंपोजिट नंबर। तो हमें कंपोजिट नहीं बनना है, हमें प्राइम बनना है अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, कोई हमें ब्रेक ना कर पाए, क्योंकि कंपोजिट को तो एटलीस्ट एक ऐसा नंबर होगा जो उसको ब्रेक कर सकता है अदर देन द 1 एंड इटसेल्फ। सो जैसे आप सिंपल लो कि आपने बोला यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, क्योंकि 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। 6 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। जैसे 12 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो बेटा आपके पास ये जो नंबर्स हैं जिनके आपके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आई होप यहां तक क्लियर। इवन डिविजिबल बाय 2, ऑड नॉट डिविजिबल बाय 2, प्राइम ओनली 2 फैक्टर, कंपोजिट एटलीस्ट 3 फैक्टर। अब हमारे पास आता है What are the co-prime numbers? Co-prime मतलब प्राइम, ओके अभी सीख क्या है को। जब भी को वर्ड लिखा होता है ना, को प्रोड्यूसर, को फाउंडर, को एक्टर, उसका मतलब क्या है? कोई साथ में होना चाहिए, अकेले नहीं होता है को। ठीक है, तो को मतलब कोई साथ में आपके पास, और कोई साथ में, तो साथ में प्राइम मतलब। तो बेटा जब हम को प्राइम नंबर्स को डिफाइन करते हैं तो को प्राइम नंबर्स होते हैं आपके पास अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, क्योंकि 2 तो होने चाहिए कम से कम। तो को प्राइम नंबर्स अ ग्रुप ऑफ नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। उस ग्रुप में आपके पास 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, आपके पास अ ग्रुप ऑफ नंबर विच हैज HCF जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब उनका आपस में 1 के अलावा उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे देखो, और को प्राइम को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि को प्राइम नंबर्स आर द रिलेटिव प्राइम नंबर। जो आपके पास रिलेटिव प्राइम होंगे उसको हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं।
एग्जाम्पल के लिए देखो, तो एग्जाम्पल के लिए बेटा जैसे मान लो मैंने लिखा 4 and 5, वो आपके पास एक ग्रुप ऑफ नंबर्स ही, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 4 and 5, वो इंडिविजुअल प्राइम है नहीं है, नहीं देखना उसको, इंडिविजुअल एंटिटी की तरह आपको देखना ही नहीं है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो। आपको उसको रिलेटिव, को प्राइम है ना तो साथ में देखना है, तो वो रिलेटिव प्राइम होना चाहिए। मींस वो इंडिविजुअल कैसा उसका नेचर है कैसा नहीं, भाई मेरे साथ उसका बिहेवियर कैसा है और मेरे साथ उसका बिहेवियर है कि हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास 1 होगा उसको हम लोग को प्राइम बोलेंगे। मतलब जैसे कोई दो लोग होते हैं ना कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप उसको, बिकॉज यू आर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तो आप बोल सकते हो कि हम ना को प्राइम है, वी आर द को प्राइम फ्रेंड्स ठीक है, को प्राइम फ्रेंड्स, हमारे बीच भाई 1 के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वो इंडिविजुअल बहुत स्ट्रांग थे, 5 प्राइम था, 4 कंपोजिट था, लेकिन आपस में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिखा 12 और 13, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास 1 है। मैंने लिखा 8 and 9, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास 1 है। सो जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, को प्राइम नंबर्स। यहां तक क्लियर हो गया? यस मैम। अब एक बात समझते हैं, मैंने आपसे बोला प्राइम नंबर 2, 3, 5 एंड सो ऑन, मैंने बोला कंपोजिट 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, व्हाट अबाउट 1? बेटा 1 की तो बात ही नहीं हुई। तो अगर मैं यहाँ पे 1 की बात करती हूँ तो अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, कुछ स्टेटमेंट देखेंगे, क्योंकि बेटा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से जब भी क्वेश्चन बना है तो वो मैक्सिमम टाइम क्लासिफिकेशन से, स्टेटमेंट की बेस पे बना है। तो हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे आपके पास फर्स्ट नंबर का पॉइंट, फर्स्ट नंबर का पॉइंट क्या है कि आपने अगर देखा कि 1 जो है, 1 आपके पास नीदर प्राइम, 1 नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, 1 ना तो बेटा प्राइम नंबर है और ना ही आपके पास एक कंपोजिट नंबर है। 1 सिर्फ आपके पास एक इंटीजर है, दैट्स इट, ठीक है। 1 को सिंपल आप एक इंटीजर बोल सकते हो। और 1 जो होगा, 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ, 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 बेटा हर एक नंबर का फैक्टर होगा, क्योंकि 1 तो सभी से, 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है, तो 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। दूसरी चीज यहां पे आपको समझनी है, दूसरा नंबर का पॉइंट, जो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। थर्ड नंबर का पॉइंट, अगर हम बात करें कि आपके पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बेटा, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा आपके पास 4, क्योंकि 1 तो आपके पास नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और स्मॉलर कंपोजिट नंबर इज 4। बेटा 2 ही केवल, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन। 2 आपके पास केवल एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होगा। यहां तक के पॉइंट्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस में भी आपको दिखाने वाली हूं तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स की बात करें, 5th नंबर का पॉइंट बेटा, तो 5th नंबर का पॉइंट है, हमें कुछ ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जैसे 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो 5th नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, आपके पास 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेके 50 तक टोटल आपके पास में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और बेटा अगर आप 51 से लेके 100 तक बात करो तो आपके पास में टोटल 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम 1 से लेके 100 तक की बात करें तो आपके पास टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही समझे हो, 1 से लेके 100 तक आपके पास टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन में यूज होता है।
ठीक है, आई होप यहाँ तक की बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है कि आपके पास स्मॉलर, प्राइम, कंपोजिट, ये सब। अब ये तो मैंने कैटेगराइजेशन किया पॉजिटिव इंटीजर्स का। अब मैम नेगेटिव इंटीजर का क्लासीफाई नहीं होगा क्या? बेटा एक बात बताओ, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स की बात करती हूँ, तो नेगेटिव इंटीजर्स में मैंने आपको इवन और ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या बताई? आपने बोला मैम इवन था जो डिविजिबल बाई 2 हो, इवन नंबर था जो डिविजिबल बाई 2 हो, तो क्या -2 2 से डिवाइड नहीं है क्या? भाई डिवाइड होने का मतलब है कि आपके पास रिमाइंडर 0 होना चाहिए। -4 को 2 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिविजिबल है, डिविजिबल होने का मतलब है रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो अगर हम नेगेटिव इंटीजर को क्लासिफाई करें बेटा, तो नेगेटिव इंटीजर में भी आपके पास इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर की सिंपल डेफिनेशन शुड बी डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर की सिंपल डेफिनेशन नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नंबर्स में यू कैन से -1, -3, -5 एंड सो ऑन, एंड इवन नंबर में यू कैन से -2, -4, -6 एंड सो ऑन। सो दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स। क्योंकि अगर मैं प्राइम नंबर की बात बोलूं तो प्राइम नंबर में हाई मतलब क्या होना चाहिए कि 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, बट अगर नेगेटिव है तो +1 और -1 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो वहां पे 2 फैक्टर होने चाहिए। तो इसलिए नेगेटिव इंटीजर्स में आप प्राइम नंबर को कैटेगराइज नहीं करते हो। यस, अब आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या थी? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन थी कि आपके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो 2 से ज्यादा फैक्टर तो यहाँ भी होंगे ना बेटा, -4 के होंगे, -6 के होंगे, -8 के होंगे, तो आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स कंपोजिट नंबर भी होता है। तो नेगेटिव इंटीजर्स 3 पार्ट्स में रहेगा, इवन, ऑड एंड कंपोजिट नंबर। को प्राइम एंड प्राइम में आप उसको कैटेगराइज नहीं करोगे। यहां तक क्लियर? यस मैम, ये वाले नंबर्स हमारे पास में क्लियर हो गए कि इंटीजर्स में हमारे पास क्या क्या डेफिनेशन थी। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे जब मैं आपको पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन करा और पॉजिटिव इंटीजर्स में मैंने आपसे बोला कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास नेचुरल नंबर, तो इसको आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं, 0, 1, 2, 3, इसका मतलब मैम आप हमसे कहना चाह रहे हो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, मैंने कहा हाँ, मैंने नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला, तो इसको आप लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को बेटा आप लोग होल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर इज द होल नंबर। ये छोटी छोटी चीजें ही हमसे अक्सर गलती करा देती है, और कई बार तो इंटरव्यूअर भी ऐसे आपको कंफ्यूज करके पूछ सकता है कि क्या आपको ये सब नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। और बाकी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस तो चलिए देखते हैं। अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कर लिया है, आपने कंसेप्ट समझ लिया। एक बार माइंड में 2 मिनट्स का ब्रेक लेके आप अपने माइंड में सोचो कि मैम ने क्या क्या क्लासिफिकेशन बताया, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द questions which was asked in the previously, like in these companies you can see TCS, Infosys, Wipro, Accenture, Capgemini, Amazon, IBM। बेटा मैं इतने सालों से 2014 से तो मैं प्रॉपरली एप्टीट्यूड के सेशंस ले रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने मेंटोर किए, 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं 1-to-1 में मेंटोर कर चुकी हूँ, और क्लासेस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो बात ये समझने की होती है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक्चुअली कोई भी कंपनी आपके पास ऑफिशियल पेपर रिलीज नहीं करती है, ठीक है। तो हम लोग जैसे स्टूडेंट का एग्जाम होता है तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस क्या, ओके, क्योंकि स्टूडेंट आके बताता है कि मैम आपके पढ़ाए हुए में से इतना इतना आया, इतना इतना बना, तो उसी के बेसिस पर आपका हमेशा मैं अपने कंटेंट को अपडेट करते हुए आप तक पहुंचाऊंगी। तो यहाँ पे इन कंपनी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर आप देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास TCS NQT निंजा। TCS NQT में अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने यूट्यूब पे गेटवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पे TCS के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि उसमें निंजा रोल क्या है, डिजिटल रोल क्या है, प्राइम रोल क्या है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो निंजा प्रोफाइल में क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर
नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मैम आप तो जितना बोलने में सोच रहे हो ना, इतनी देर में हमें आ चुका है हमारा पास आंसर 1, क्योंकि 1 ही केवल एक ऐसा नंबर है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक सेकंड में आंसर भी 1, सेकंड भी 1, और हम टीसीएस निंजा के और थोड़ा पास में 1, और टीसीएस में हम लोग अच्छे जॉब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन से विप्रो से। बेटा एक्चुअली WILP एक प्रोग्राम होता है विप्रो के अंदर जो BSc वगैरह BCA वगैरह के करने के लिए होता है, 4 साल का होता है। उसमें आपको एक प्रॉपर कोर्स मतलब एक पूरा वो दिया जाता है और उसके साथ जॉब भी मिलती है। तो विप्रो के एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स इज को-प्राइम। और हमें को-प्राइम की डेफिनेशन क्या पता है मैम? को-प्राइम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी 1। यहाँ पे 12 and 8 नहीं, 14 21 नहीं, क्योंकि 14 and 21 में आपके पास में 7 है, 7 into 2 7 into 3, 6 into 2 6 into 3, यहाँ पे 8 into 2 8 into 3। सो 15 and 28 आपके पास एक ऐसा पेयर है जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए तीनों ऑप्शंस भी लिखे मैंने, बट आप तो प्रिपरेशन करके जाओगे ना, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी 1, दैट इज द आंसर। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटेंचर में पूछा गया था, उसका कॉग्निटिव असेसमेंट हम उसको बोलते हैं, उसके एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें आपके पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अभी अभी मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट 4, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है बेटा, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैपजेमिनी में क्वेश्चन पूछा गया है गेम बेस्ड असेसमेंट में, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 30। यू हैव टू वेज, या तो आप 1 से लेके 30 तक काउंट कर लो, या फिर मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 1 से लेके 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, करेक्ट है। तो 30 तक उसने पूछे, तो 31 से लेके 50 तक कितने हैं काउंट कर लेते हैं। मैम 31 है, ठीक है मैम। उसके बाद हमारे पास 37 आएगा, 41 आएगा, 43 आएगा, 47 आएगा, 1 2 3 4 5। तो 15 में से 5 माइनस कर दो तो हमारे पास टोटल 10 प्राइम नंबर्स होंगे फ्रॉम 1 to 30, या 1 to 30। तो 5 निकालना ज़्यादा आसान है ना, 10 काउंट करने से बेटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वे कर लेते हैं, बिकॉज अभी हमने मैम ने हमें सिखा दिया है कि 1 से लेके 50 तक 15 होते हैं, 31 से लेके 50 तक काउंट कर दिए, 5 थे 5 हटा दिए, 10 बचे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपजेमिनी के बाद ये हमारे पास इन्फोसिस इन्फिटिक्यू का एग्जाम होता था हमारे पास में, कैंपस हायरिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज बोथ कंपोजिट एंड ऑड। कंपोजिट भी है ऑड भी है। कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स, तो आपके पास प्राइम नंबर और प्राइम नंबर, तो 9 वो नंबर है जो आपके पास कंपोजिट भी है और जो आपके पास ऑड भी है। तो आप देख सकते हो बेटा कि अगर हमें छोटी छोटी बातें पता है तो हमारे बड़े बड़े एग्जाम क्लियर करा के अच्छी अच्छी कंपनीज में हम लोग बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। हमें दूसरों से बहुत अलग होना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम भीड़ से अलग होंगे, तभी एक अच्छी जॉब के पास जा पाएंगे। इन्फोसिस इन्फिटिक्यू का एग्जाम होता था पहले, ठीक है, अब इसको चेंज कर दिया गया, इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली प्राइम नंबर। निगाह जानी चाहिए अर्जुन जैसी मतलब मैम ओनली प्राइम नंबर आपको चाहिए, सो 2 3 5 7, क्योंकि 1 2 3 5 नहीं है, ये नहीं है और ऑब्वियसली ये नहीं है, ठीक है। सो 1 2 3 5 7 इज द ओनली सेट जिसमें केवल और केवल आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस में? यस मैम। अब हमें क्योंकि सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, अब हमें डिटेल में पता है क्लासिफिकेशन, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगेन विप्रो में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये केवल वही स्टूडेंट अच्छे से आंसर कर सकता है जिसने पूरे डिटेल में चीजें की हैं, समझ रहे हो। नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर हर कोई दे देगा, बट कई बार वो स्टेटमेंट में उलझा देता है। एवरी इवन नंबर इज कंपोजिट, ना भाई, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी और प्राइम भी है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू नहीं है। एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, ना भाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बोला था एवरी इवन, तो एवरी प्राइम नंबर इज ऑड नहीं, 2 आपके पास ऐसा नंबर है जो इवन भी है और मतलब प्राइम भी है, तो ये भी नहीं होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज प्राइम है,
ये कौन सी बात हुई? एवरी नेचुरल नंबर प्राइम, फिर तो सब कुछ प्राइम हो जाएगा, ये तो मतलब दूर से हटा दो। एवरी इंटीजर इज द रैशनल नंबर। याद करो मैंने रैशनल नंबर को कैसे देखा था? रैशनल नंबर को हमने कैटेगरी डेसिमल और इंटीजर में डिसाइड किया था। तो हर एक इंटीजर जो है, मतलब इंटीजर तो चाइल्ड हुआ ना, रैशनल पेरेंट हुआ, तो एवरी इंटीजर इज द पार्ट ऑफ द रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कैप जेमिनी में एप्टीट्यूड राउंड में पूछा था। इफ टू नंबर्स आर को-प्राइम देन देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ऑलरेडी हम स्टेटमेंट में लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीएस एनक्यूटी डिजिटल, डिजिटल प्राइम और आपके पास निंजा। डिजिटल में 9 लाख का पैकेज मिलता है फ्रेशर को, ठीक है, इज्जत भी मिलती है कंपनी में, बोनस अमाउंट भी मिलता है। सो इफ अ नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर देन इट इज द प्राइम नंबर। अगर किसी नंबर के केवल और केवल 2 फैक्टर हैं तो वो आपके पास प्राइम नंबर है। 9 लाख का पैकेज, ठीक है। चलो, फ्रेशर को 9 लाख का पैकेज मिलता है, प्लस डिसेंट, अच्छा लगता है यार। आप किसी मैं किसी जॉब को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी एज अ फ्रेशर अगर आप स्टार्टिंग अर्निंग एक मतलब अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा इज्जत बनता है ना, फैमिली में भी। तो यहाँ पे विप्रो में हाउ मेनी नेचुरल्स नंबर लेस देन 20 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। भाई तू लेस देन 20 पूछ, लेस देन 1000 पूछ, लेस देन 10 बिलियन ट्रिलियन कुछ भी पूछ, केवल एक ही ऐसा नंबर है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट और उसको हम बोलते हैं 1। प्यारा सा नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टीसीएस एनक्यूटी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज। बेटा ये चीज ध्यान में रखना, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना वो हमेशा को प्राइम होंगे। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, आप कुछ भी ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, आप 145 ले लो, 146 ले लो, एनी रैंडम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज द को प्राइम टू ईच अदर। Amazon, वाओ, बहुत अच्छा पैकेज देती है। थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ी सी और हायर लेवल मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप क्वेश्चन तो देखो। क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए वो आपके पास इमेजिनरी है और बाकी दुनिया में सब कुछ रियल नंबर है। IBM कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं IBM में सिलेक्शन करने के लिए। तो इसमें पूछा है विच नंबर इज बोथ इवन एंड प्राइम। इवन भी हो प्राइम भी हो, ऐसा केवल एक ही नंबर है हमारे पास, मतलब मैथ्स में 2 केवल एक ऐसा नंबर है बेटा जो आपके पास इवन और प्राइम, दैट इज ओनली 1 प्राइम नंबर जो इवन होता है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीएस एनक्यूटी की एडवांस। ये एनक्यूटी एडवांस क्या है बेटा? देखो निंजा रोल के लिए सिर्फ आपको जो फर्स्ट वाला एग्जाम होता है वो क्लियर करना होता है, बट अगर आपको डिजिटल और प्राइम रोल के लिए जाना होता है तो आपको एडवांस सेक्शन क्लियर करना पड़ता है। और एडवांस सेक्शन में जो एप्टीट्यूड है उसका थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, बट अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है तो लेवल बहुत ज्यादा अप नहीं होता। द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 143। को प्राइम नंबर है बेटा, को प्राइम मतलब जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, जिसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? आई नो कि मैंने अभी आपको एलसीएम और एचसीएफ नहीं सिखाया है, पता है मुझे, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान में रखना, एलसीएम होता है आपके पास एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों से डिवाइड हो जाए। मतलब कुछ कॉमन है तो एक बार आएगा और नहीं तो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर उन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, आप मान लो आपके पास x और y और उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में 1 के अलावा, और आपको ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों से डिवाइड हो, तो इन दोनों का सीधा सीधा प्रोडक्ट होगा। तो बेटा अगर कभी भी को प्राइम नंबर्स है, दो को प्राइम नंबर्स है, तो उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। तो एलसीएम बनेगा आपके पास 143। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एलसीएम एचसीएफ पे कम से कम 2 सेशन लूंगी मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में बेटा क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स। इसके साथ साथ मैंने आपको 20 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है विद द आंसर की, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपको एंड टू एंड मैं यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराऊंगी, कंसेप्ट भी कराऊंगी, फिर आपको कोई बुक या कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बस मुझे आपसे ये प्रॉमिस चाहिए कि आप रिलीजियसली सारी क्लासेस को
डेडिकेटेडली फॉलो करोगे। ये नहीं बोलोगे हमने तो मैम की क्लास देखी थी पर हमारा तो क्वेश्चन मैच नहीं हुआ एग्जाम में। पूरी क्लास देखना पड़ेगा अच्छे से, और जितनी प्रैक्टिस शीट दी है अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सारी प्रैक्टिस शीट मैं कंप्लीट करूंगा, और अगर कोई डाउट होगा तो मैं पूछूंगा उसको, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे बता दिया है बेटा कि अगर आपको एक कंप्लीट कोर्स लेना है तो आप अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है देन आप उड़ान बैच ज्वाइन कर सकते हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आप आरएम बैच, और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है तो कॉम्बो बैच। और इसके साथ साथ अगर आपको प्लेसमेंट का एक सेपरेट कोर्स चाहिए कंप्लीट तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। बेटा मैं आपके साथ मेहनत करूंगी, बट आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा अपने आप से कि हम भी मैम से कई गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक अच्छा जॉब चाहिए एआई के ज़माने में। तो चलिए मिलते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे रीच आउट कर सकते हो। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।